हेलो दोस्तों, स्टडी विद कॉन्सेप्ट के इस स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और साथ ही स्वागत है हमारे इस महा सीरीज में। तो क्लास 8th हिस्ट्री एनसीईआरटी की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हम अध्याय 6 उपनिवेशवाद और शहर एक शाही राजधानी की कहानी के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं, यहाँ पर टॉपिक है कि औपनिवेशिक शासन में शहरों का क्या हुआ। आप देख चुके हैं कि ब्रिटिश सत्ता की स्थापना के बाद गाँवों का जीवन किस तरह बदल गया था। इसी समय शहरों में क्या हो रहा था, इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि हम किस तरह के कस्बे या शहर की चर्चा करते हैं। मदुरै जैसे मंदिरों के शहर का इतिहास ढाका जैसे उत्पादन शहरों या सूरत जैसे बंदरगाह या एक साथ कई तरह के काम करने वाले कस्बों से बिल्कुल अलग मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग पिछले वीडियो में भी देख चुके थे, तो यहाँ से एग्ज़ाम की दृष्टि से कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। फिर है कि पश्चिमी विश्व के ज़्यादातर भागों में आधुनिक शहर औद्योगिकीकरण के साथ सामने आए। ब्रिटेन में लीड्स और मैनचेस्टर जैसे औद्योगिक शहर 19वीं और 20वीं शताब्दी में तेज़ी से फैले। तो ये कौन सी शताब्दी में तेज़ी से फैले हैं? तो 19वीं और 20वीं शताब्दी में। बस एक कहानी की तरह इसको याद रखिएगा। बाकी जो नीचे प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दिए रहते हैं वहाँ पर हम इसको देख लेंगे एक बार। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग नौकरी, मकान और अन्य सुविधाओं की उम्मीद में इन शहरों की तरफ आ रहे थे। लेकिन 19वीं सदी में भारतीय शहर पश्चिम यूरोप के शहरों की तरह तेज़ी से नहीं फैले। ऐसा क्यों हुआ? तो यहाँ से भी हमारा कुछ भी नहीं है, बस ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कहानी की तरह। ठीक है, यहाँ देखते हैं मछलीपट्टनम का एक दृश्य। 1672 मछलीपट्टनम 17वीं शताब्दी में एक महत्वपूर्ण बंदरगाह के रूप में विकसित हुआ। तो ये आपका एक फैक्ट है पीटी का कि मछलीपट्टनम का संबंध किससे है। तो ध्यान देंगे, यहाँ पर यह एक बंदरगाह है, मछलीपट्टनम। ये क्या है? एक बंदरगाह है, बंदरगाह। ठीक है, इसका विकास कब हुआ था? तो विकास लिख देंगे आप, विकास 17वीं शताब्दी। बस, ठीक है, इतना ही। क्योंकि यूपीएससी ना क्या करेगा कि स्टेटमेंट बनाएगा आपका, और स्टेटमेंट बना करके देखिए। अब यहाँ पर क्या है कि ये जो चेंज करेगा नहीं, क्योंकि आप सभी को पता है पीटी में हो सकता है 3-4 फैक्ट दे दे। अगर ये पूछे कि मछलीपट्टनम का संबंध किससे है, तो वहाँ पर दे सकता है एक नगर था, एक गांव था, एक कस्बा था, एक बंदरगाह था, तो या फिर एक कैसे कहते कि एक प्रकार का कर था। तो इस तरीके का कुछ भी आपका ऑप्शन बना सकता है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन आपका यूपीएससी में बनता है तो वो कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा कि मछलीपट्टनम, हम अनुमान एक लगा के चल रहे हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एग्जैक्ट ऐसे ही बनेंगे। एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देख करके केवल हम अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ, इस तरीके से इस क्वेश्चन को यूपीएससी बना सकता है। ठीक है, मछलीपट्टनम एक बंदरगाह था। ठीक है, यह आपका पहला हो गया। दूसरा ऑप्शन आपका यहाँ पर ठीक दे देगा कि इसका विकास 18वीं शताब्दी में हुआ। ठीक है, सत्य कथन पहचानिए। ऑप्शन बना लेते हैं, यहाँ पर दे देगा 1 में केवल 1, दूसरा केवल 2, तीसरा दोनों सही, और चौथा आपका होगा कोई नहीं। ठीक है, यहाँ पर ए बी होता है, ए बी सी और डी। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर ये जो दिया है ये 18वीं नहीं है, ये 17वीं है। तो इस तरीके से हमारा ये गलत हो गया। ठीक है, तो दूसरा हमारा गलत है और ये आंसर हो गया हमारा। हमको पता है कि मछलीपट्टनम क्या है, तो एक बंदरगाह है। अब ठीक यही ऑप्शन आपका उल्टा कर देगा। असत्य कथन चुनिए। मैं यहाँ का ले रही हूँ, ये जो है ना सत्य कथन, मैं इसी को आपको समझा रही हूँ। यहाँ पर कर देगा असत्य चुनिए। ठीक है, केवल
एक ए ऑप्शन है, बी केवल 2, सी दोनों और डी कोई नहीं, कोई नहीं। तो यहाँ पर पूछा है आपसे असत्य, तो आप क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले यहाँ पर ज़रूर पढ़ेंगे कि यहाँ पर सत्य पूछ रहा है या आपका असत्य पूछ रहा है। इन दोनों चीज़ों पर आपका विशेष कर ध्यान होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि हम सिली मिस्टेक कर जाते, सिली मिस्टेक हमारा ऐसे ही होता है और इसी से हमारा जो है जीएस में नंबर कम आता है। तो यहाँ पर असत्य पूछा है, तो यहाँ पर सत्य पूछा था तो सत्य में हमारा ठीक है, मछलीपट्टनम जो था वो एक बंदरगाह था। यहाँ पर है कि इसका विकास जो है 18वीं शताब्दी में हुआ, तो अभी हमने देखा 17वीं में हुआ, तो असत्य पूछ रहा है, तो आंसर यहाँ पर होगा इसका बी, केवल 2। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं 18वीं सदी के आखिर में जब व्यापार बम्बई, मद्रास और कलकत्ता के नए ब्रिटिश बंदरगाहों पर केंद्रित होने लगा तो उसका महत्व घटता गया। तो ये छोड़िए, हमको ये नहीं देखना है कि महत्व घट रहा है कि बढ़ रहा है, हमको सिर्फ ये ध्यान देना है कि मछलीपट्टनम का संबंध किससे है और इसका विकास कब हुआ था। ठीक है, तो आप जब नोट बनाएं तो जो आपको नोट्स बनाने हैं वो केवल इतना ही लिखना है, आपको इतना ही लिखना है। ठीक है, इतना ही लिखना है आपको। और मान लीजिए आपका 2 पेज होता है ऐसे, ठीक है, आपका ये पेज है, तो एक तरफ तो आप यहाँ पर नोट्स में यहाँ पर ये चीज़ लिख सकते हैं और जस्ट उसके अगले पेज पे क्या कीजिए कि इसका क्वेश्चन आप बना लीजिए इस तरीके से। तो ये चीज़ आप कभी नहीं भूलेंगे, कभी भी नहीं भूलेंगे। इसको पढ़ने के बाद सीधा यहाँ आइए, क्या जाएगा 2 मिनट इसको रिवीजन करने में लगेगा, 2 मिनट इसको लगेगा, बाकी आपका क्वेश्चन बकायदा तैयार हो जाएगा। और वहाँ अगर क्वेश्चन घूम के भी आता है तो अगर ये चीज़ें आपके माइंड में है तो क्वेश्चन को आप सही कर ले जाएंगे। अब यहाँ देखते हैं कि 18वीं सदी के आखिर में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास का महत्व प्रेसिडेंसी शहरों के रूप में तेज़ी से बढ़ रहा था। ये शहर भारत में ब्रिटिश सत्ता के केंद्र बन गए थे। उसी समय बहुत सारे दूसरे शहर कमज़ोर पड़ते जा रहे थे। तो ध्यान देंगे यहाँ पर, एक बार पूरा पढ़ लेते हैं। खास चीज़ों के उत्पादन वाले बहुत सारे शहर इसीलिए पिछड़ने लगे क्योंकि वहाँ जो चीज़ें बनती थीं उनकी मांग घट गई थी। जब व्यापार नए इलाकों में केंद्रित होने लगा तो पुराने व्यापारिक केंद्र और बंदरगाह पहली वाली स्थिति में नहीं रहे। इसी प्रकार जब अंग्रेज़ों ने स्थानीय राजाओं को हरा दिया और शासन के नए केंद्र पैदा हुए तो क्षेत्रीय सत्ता के पुराने केंद्र भी ढह गए। इस प्रक्रिया को अक्सर शहरीकरण कहा जाता है। मछलीपट्टनम, सूरत और श्रीरंगपट्टनम जैसे शहरों का 19वीं सदी में काफ़ी ज़्यादा शहरीकरण हुआ। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में केवल 11% लोग शहरों में रहते थे। तो अब यहाँ से आपको क्या करना है, जो आपको नोट डाउन करनी है इतने बड़े पैराग्राफ में से, वो सिर्फ 3 चीज़ करनी है। एक तो आपको ये करना है, जैसे कि यहाँ पर मैं कर दूँ नोट्स, ठीक है। तो पहले तो आपको ये करना है कि कलकत्ता, फिर आपका बम्बई और तीसरा है आपका मद्रास। 18वीं सदी के ब्रिटिश सत्ता के केंद्र थे। ठीक है, ये करना है आपको। अगर मैं अंडरलाइन कर दूं यहाँ पर, तो 18वीं सदी, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, ये क्या थे, तो ब्रिटिश सत्ता के केंद्र थे। ठीक है, दूसरा आपको करना है कि शहरीकरण क्या होता है। ठीक है, अगर यहाँ पर हम देखें, यहाँ नीचे लिख देती हूँ, ये है शहरीकरण, तो यहीं लिखेंगे शहरीकरण। यहाँ बोलेंगे सत्ता के नए केंद्रों का पैदा होना नहीं, उद्भव होना। ठीक है,
बस इतना आप ध्यान रखेंगे। और आपको पता है कि सत्ता के नए केंद्रों का उद्भव कब होगा? जब कोई पुराने केंद्रों का पतन होगा। ठीक है, तो इतना तो आप लॉजिक लगा ही लेंगे। तीसरा आपको ध्यान ये रखना है कि 19वीं सदी में 19वीं सदी में 20वीं सदी के शुरुआत में केवल 11% लोग शहरों में निवास करते थे। ठीक है, क्योंकि यहाँ से आपका स्टेटमेंट बन जाएगा। पहला यहाँ पर देखिए दो चीज़ें मिल रही हैं, एक तो 20 शहरीकरण, वहाँ पर एक तो ये डाल देगा स्टेटमेंट और दूसरा आपका ये डाल देगा, और यहाँ पर क्या चेंज करेगा आपका, ये करेगा, ये प्रतिशत। तो इसको आप ध्यान देंगे, ये प्रतिशत को, विशेषकर इस प्रतिशत को ध्यान देंगे, और किस सदी की बात कर रहा है ये ध्यान देंगे। दो चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान देनी है, बाकी यहाँ से कुछ भी नहीं है। इसको देख लेते हैं। प्रेसिडेंसी शासन की सुविधा के लिहाज से औपनिवेशिक भारत को 3 प्रेसिडेंसी बम्बई, मद्रास और बंगाल में बांट दिया गया था। ये तीनों प्रेसिडेंसी सूरत, मद्रास और कलकत्ता में स्थित ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्रियों, व्यापारिक चौकियों को ध्यान में रखकर बनाई गई थी। तो यहाँ से भी हमारा कुछ भी नहीं है, इसे भी आप छोड़ सकते हैं। सीधा यहाँ आते हैं। ऐतिहासिक शाही शहर दिल्ली 19वीं सदी में एक धूल भरा छोटा सा कस्बा बनकर रह गया था, परंतु 1912 में ब्रिटिश भारत की राजधानी बनने के बाद इसमें दोबारा जान आ गई। आइए दिल्ली की कहानी को देखकर समझें कि औपनिवेशिक शासन के दौरान यहाँ क्या चल रहा था। तो ये भी आप छोड़ सकते हैं। 18वीं सदी में बम्बई का बंदरगाह, जब ईस्ट इंडिया कंपनी पश्चिमी भारत में बम्बई को मुख्य बंदरगाह के रूप में इस्तेमाल करने लगी तो बम्बई शहर फैलने लगा। ये भी छोड़िए, यहाँ भी कुछ भी नहीं है। यहाँ है नई दिल्ली से पहले और कितनी दिल्लियाँ थीं। आप दिल्ली को आधुनिक भारत की राजधानी के रूप में देखते रहे हैं। क्या आपको मालूम है कि यह शहर 1000 साल से भी ज़्यादा समय तक राजधानी रह चुका है। इस दौरान इसमें छोटे मोटे अंतराल भी आते रहे हैं। यमुना नदी के बाएं किनारे पर लगभग 60 वर्ग मील के छोटे से क्षेत्रफल में कम से कम 14 राजधानियां अलग अलग समय पर बसाई गईं। आधुनिक नगर राज्य दिल्ली में घूमने पर इन सारी राजधानियों के अवशेष देखे जा सकते हैं। इनमें 12वीं से 17वीं शताब्दी के बीच बसाए गए राजधानी शहर सबसे महत्वपूर्ण थे। तो ये भी आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ से भी ऐसा कुछ भी नहीं है जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। यहाँ पर दिया शहरीकरण, तो आप सभी को पता है, तो नॉर्मल परिभाषा है कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें अधिक से अधिक लोग शहरों और कस्बों में जाकर रहने लगते हैं, उसी को कहते हैं शहरीकरण। ठीक है, तो ये आप देख लेंगे। 19वीं सदी के मध्य में शाहजहानाबाद की एक तस्वीर, द इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज, 16 जनवरी 1858। आप बाईं ओर लाल किला, ये छोड़िए, हमको नहीं देखना किधर है। शहर को घेरने वाली दीवारों को ध्यान से देखें। बीचों बीच चांदनी चौक, ये भी छोड़िए। यमुना नदी लाल किले से सटकर बह रही है, अब उसका रास्ता कुछ बदल गया है, ये भी छोड़िए, ये भी कुछ भी नहीं है। दरियागंज का, दरिया का मतलब नदी और गंज का मतलब बाजार। ठीक है, ये एक शब्दावली है, देख सकते हैं। दरियागंज का मतलब क्या होता है, तो दरिया का मतलब नदी, सभी को पता है दरिया, और गंज का मतलब होता है बाजार। तो गंज शब्द बस ध्यान में रखेंगे, दरिया तो नॉर्मली सभी को पता होता ही है। इसमें देखते हैं, इन सारी राजधानियों में सबसे शानदार राजधानी शाहजहां ने बसाई थी। शाहजहानाबाद की स्थापना 1639 में शुरू हुई। ठीक है, 1639 में शुरू हुई। इसके भीतर एक किला, महल और बगल में सटा शहर था। लाल पत्थर से बने लाल किले में महल परिसर बनाया गया था। इसके पश्चिम की ओर
14 दरवाजे वाला पुराना शहर था। चांदनी चौक और फैज बाजार की मुख्य सड़कें इतनी चौड़ी थीं कि वहाँ से शाही यात्राएं आसानी से निकल सकती थीं। चांदनी चौक के बीचों बीच नहर थी। तो ये सब आप छोड़ सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ये जो लोग लाल किला घूमे होंगे उनको तो पता ही है कि लाल किला कौन से कलर से बनाया गया है, तो लाल कलर से बनाया गया है, ठीक है। इसमें लाल पत्थर यूज हुए हैं। बाकी जो नहीं गए हैं वो क्या जानेंगे, तो ध्यान देंगे, ठीक है। जो देखा है वो तो समझ ही लेगा, जिसने नहीं देखा वो नहीं समझ पाएगा। तो यहाँ से जो आपको ध्यान देने वाली जो चीज़ है, एक तो आप सबसे पहले ध्यान यही रखेंगे कि शाहजहानाबाद शहर की स्थापना किसके द्वारा करवाया गया, किसके द्वारा करवाया गया। तो जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, शाहजहां के द्वारा, शाहजहां के द्वारा। तो ये तो आप सभी को पता है कि शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। लेकिन जो यहाँ से घुमा के आपको पूछ देगा, और ये कई बार पूछा गया है कि शाहजहानाबाद शहर की स्थापना किसने करवाई थी, ठीक है। तो ये शाहजहां ने करवाया था। लेकिन यदि आपसे डेट पूछ दे कि कब करवाया गया था, तो ये आप कन्फ्यूज जाएंगे। तो ये ध्यान रखेंगे 1639 में शुरू, ठीक है। यहाँ पर शाहजहां की स्थापना 1639 में शुरू हुई थी। तो ये ध्यान देंगे, ये 2 फैक्ट है यहाँ से केवल। और थोड़ा सा ये ध्यान देंगे कि लाल किला लाल पत्थर से बना है। जो नहीं देखे हैं उनके लिए, लाल किले का निर्माण किससे हुआ है, तो ये हुआ है लाल पत्थर से। कभी कभी हमको ओवर कॉन्फिडेंस पे ले डूबता है। कभी कभी क्या होता है कि लाल किला है, पढ़ रहे हैं हम, हाँ ठीक है, लाल किले का निर्माण जो है वो लाल बलुआ पत्थर से हुआ है, वहाँ पर डाल देगा बीच में सफ़ेद संगमरमर से या सफ़ेद पत्थर से, ठीक है, पत्थर से। बस आगे कॉन्फिडेंस में लगा के चले जाए। तो ध्यान देंगे, कभी कभी क्या होता है जो चीज़ हम पढ़े रहते हैं ना, वही हमारे जाके गलत हो जाता है। तो आपको इग्नोर नहीं करना है। अगर आपको वो चीज़ें याद हैं तो फिर से कीजिए, क्या दिक्कत है, एक बार और रिविजन कर लीजिए। लेकिन उसको इग्नोर करके मत निकलिए कि इसको क्या पढ़ें, छोड़ देते हैं, ठीक है। ये गलती आप कभी मत कीजिएगा। आगे है घने मोहल्लों और दर्जनों बाजारों से घिरी जामा मस्जिद भारत की सबसे विशाल और भव्य मस्जिदों में से एक थी। उस समय पूरे शहर में इस मस्जिद से ऊंचा कोई स्थान नहीं था। ये छोड़िए। शाहजहां के समय दिल्ली सूफी संस्कृति का भी एक अहम केंद्र हुआ करती थी। यहाँ कई दरगाह, खानकाह और ईदगाह थी। बड़े बड़े चौराहों, टेढ़ी मेढ़ी गलियों, खामोश कुलदेशेक और जलधाराओं पर दिल्ली वालों को नाज था। शायद इसीलिए मीर ने कहा था, दिल्ली की सड़कें महज सड़कें नहीं हैं, वे तो किसी चित्रकार की एल्बम के पन्ने हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो ध्यान देंगे वो देंगे हिस्ट्री ऑप्शनल जिनका है, दिल्ली सूफी संस्कृति का एक अहम केंद्र। तो मैपिंग में क्या पूछ लेगा आपसे, विशेषकर ध्यान देंगे हिस्ट्री ऑप्शनल वाले। यहाँ पर आपसे पूछ लेगा सूफी संस्कृति का एक महत्वपूर्ण केंद्र। तो कौन है ये, तो ये है दिल्ली, ठीक है। तो ये ध्यान देंगे, ये किसके समय, ये पूछ लेगा सूफी संस्कृति का एक महत्वपूर्ण केंद्र, ठीक है। बस इतना ही ध्यान रखेंगे, किसके समय है, तो थोड़ा ध्यान रखेंगे शाहजहां के समय में है। और आपका फिर इसमें आप तो एक तो ये लोकेशन बता देंगे, 1 नंबर आपका यहीं पे मिल जाएगा। दूसरा जो आपको 2, 3, 4 वो करने पड़ते हैं। तो देखिए यहीं से यहाँ पर कई चीज़ें में, यहाँ पर दरगाह होती थी, यहाँ पर दरगाह, खानकाह और ईदगाह होती थी, ठीक है। फिर यहाँ पर दूसरा लिख दीजिए कि बड़े बड़े
बड़े बड़े यहाँ पर दिया ना, ये देखिए चौराहे होते थे, चौराहे होते थे, ठीक है। और तीसरा आप लिख दीजिए, तीसरा देखिए खानगाह में यात्री, खानगाह में यात्री अपने यात्रा के दौरान विश्राम करते थे, ठीक है। फिर आप ईदगाह का लिख दीजिए, ईदगाह में क्या होता था, ठीक है। ईद मनाई जाती थी, ईद के दिन प्रार्थना होती थी इसमें, मतलब कुछ भी, ये सारी चीज़ें आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में है, ये सारी चीज़ें, मतलब आप कुछ भी लिख सकते हैं। प्रार्थना केंद्र था, यहाँ पर बहुत सारे लोग आते थे, ठीक है। इस तरीके से आप कुछ भी बना करके लिख देंगे ना, मेन चीज़ तो आपका यही है। और यहाँ तो आप कुछ भी लिखे, आपका 1 नंबर तो पक्का है। तो इस तरीके से आपका मैपिंग जो होता है वो काफ़ी नंबर आपका खींच लेता है, ये बहुत अच्छे तरीके से नंबर आपको दिलवाता है मैपिंग में। अगर आपने उसमें से पूरा कर लिया तो समझिए आपके 50 नंबर कहीं नहीं जा रहे। और यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम में 50 नंबर बहुत मायने रखता है, ठीक है। इसमें टोटल 20 साइटें दी जाती हैं, ठीक है, 20 साइटें दी जाती हैं। और इस विषय के बारे में आपको लोकेशन कहाँ पर है ये, और इनके बारे में बना करके तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, कुछ भी। इसमें जो एक होता है, इसका जो एक पूरा करने पे एक साइड पे आपका 2.5 नंबर मिलता है। चलिए आप अगर 2 ही मान लीजिए तो भी आपका 40 नंबर कहीं नहीं गया, और 40 नंबर बहुत बड़ी चीज़ होती है, ठीक है। अगर आप मान लीजिए कि कुछ भी नहीं, आप चलिए आप मान लीजिए कि एग्जैक्ट आप पॉइंट टू पॉइंट नहीं दे पा रहे हैं, लोकेशन भी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि हाँ ये चीज़ें लगभग आप बता दे रहे हैं कि हाँ ये चीज़ें यहीं पर हैं और ये चीज़ें होती हैं, ठीक है, तो आपका इतने नंबर कहीं नहीं गए हैं, और ये बहुत बड़ा नंबर है। अब देख लेते हैं यहाँ पर जो ये शब्दावलियाँ दिया गया है, जैसे कि दरगाह, खानका, ईदगाह, कुलदे शेख, ये सारे पीटी के फैक्ट हैं। तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है दरगाह, सूफी संत का मकबरा, ठीक है, जैसे इसको मज़ार भी बोलते हैं ना, मज़ार पे जाना, वो मज़ार भी सुनते होंगे, तो दरगाह को ही मज़ार भी बोलते हैं, मज़ार, ठीक है। फिर आपका खानका, यात्रियों के लिए विश्राम घर और ऐसा स्थान जहाँ लोग आध्यात्मिक मामलों पर चर्चा करते हैं, संतों का आशीर्वाद लेते हैं या नृत्य संगीत कार्यक्रमों का आनंद लेते हैं। तो मैपिंग वाले ध्यान देंगे, यहाँ से आपको कई चीज़ें मिल रहा है, यहाँ से 3-4 पॉइंट्स तो यहीं से निकल जा रहे हैं, ठीक है। ईदगाह, मुसलमानों का खुला प्रार्थना स्थल जहाँ सार्वजनिक प्रार्थना और त्यौहार होते हैं। कुलदे शेख, ऐसा रास्ता जो एक जगह जाकर बंद हो जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इन सब चीज़ों को तो आप कर भी लेंगे, ठीक है, इसका मतलब तो समझते भी होंगे कि दरगाह क्या है, खानका क्या है, ईदगाह क्या है, लेकिन ये आपके लिए नए शब्द होंगे, नई शब्दावली है, तो इसको विशेषकर आप ध्यान देंगे। अब आगे देखते हैं यहाँ पर, जिसे कभी कभी क्या होता है कि यूपीएससी हो या बीपीएससी, इसका तो खैर फेवरेट है कोटेशन पूछना कि किसके द्वारा ये कहा गया है। तो आप ध्यान देंगे कि जो मीर तकी थे, मीर, उन्होंने कहा था कि दिल्ली की सड़कें महज सड़कें नहीं हैं, वे तो किसी चित्रकार के एल्बम के पन्ने हैं। आप बताइए, यहाँ पर दे देगा आपका जहांगीर, एल्बम है तो यहाँ पर जाहिर सी बात है देगा जहांगीर, कि जहांगीर ने कहा होगा, ठीक है, लेकिन ये गलत है, ठीक है, यहाँ पर ये गलत है। यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि मीर तकी के द्वारा ये चीज़ें कही गई थी, और ये चीज़ अगर यही कोटेशन आपका उठा करके यूपीएससी में पूछ ले तो आप बता पाएंगे, किसी कीमत पर नहीं बता पाएंगे। ये चीज़ें केवल आपको एनसीईआरटी में ही मिली है, और इसीलिए एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ना ज़रूरी होता है। लाइन बाय लाइन पढ़ने में मैं मानती हूँ कि समय जाता है, लेकिन लाइन बाय लाइन पढ़ने से बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है, समझ में चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। जो हमारे यूज का है उसको हम नोट बनाते चलेंगे, जो हमारे यूज का नहीं है उसको हम साइड में छोड़ देंगे। तो ये जो है ये यहाँ से आप लिखना स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है, और लिखने के बाद यहाँ जा कर के लिख दीजिएगा मीर तकी मीर, ठीक है। नोट्स जो बनाएंगे आप वहाँ पर इसको ऐसे लिख देंगे। आगे है, लेकिन यह भी आदर्श शहर नहीं था, इसके ऐशो आराम भी सिर्फ कुछ लोगों के हिस्से में आते थे। अमीर और गरीब के बीच फासला बहुत गहरा था, हवेलियों के बीच
गरीबों के असंख्य कच्चे मकान होते थे। शायरी और नृत्य संगीत की रंग बिरंगी दुनिया आमतौर पर सिर्फ मर्दों के मनोरंजन का साधन थी। त्योहार और जलसे जुलूसों में जब तक टकराव भी फूट पड़ते थे सो अलग। तो ये आप छोड़ सकते हैं, बिल्कुल भी यहाँ से कुछ भी नहीं है। ठीक है, आगे आइए। ये इसके बारे में कह रहा है कि दिल्ली स्थित जामा मस्जिद की पूर्वी दरवाज़ा टॉमस डेनियल का यहाँ पर दिया चित्र है, मीनारों और पूरे गुंबदों वाली यह भारत की पहली मस्जिद। तो ध्यान देंगे, आपसे स्टेटमेंट बना सकता है, पूछा जा सकता है ये यूपीएससी में कि मीनारों और पूरे गुंबदों वाली भारत की पहली मस्जिद कौन थी, निम्नलिखित में से कौन थी, चाहे वो यूपीएससी वाले हों या यूपी पीसीएस वाले हों या ऑल स्टेट पीसीएस वाले हों। ऑल स्टेट पीसीएस, वो पीसीएस कर ध्यान देंगे। ठीक है, तो ये जो जामा मस्जिद था ना, दिल्ली जामा मस्जिद, ये पहला ऐसा मस्जिद था जहाँ पर मीनारों और गुंबदों का उपयोग किया गया था इनमें। ठीक है, प्रयोग नहीं, उपयोग किया गया था। तो ये ध्यान देंगे जामा मस्जिद कहाँ पर है, लोकेशन ध्यान देंगे, ये दिल्ली में है। ठीक है, बस इतना ही आपको नोट डाउन करने हैं। अगर मैं यहाँ पर बताऊँ आपको कि क्या नोट करने हैं, तो सबसे पहले ये लिखेंगे जामा मस्जिद। जामा मस्जिद ये कहाँ है, तो ये है दिल्ली। और ठीक नीचे लिख देंगे मीनारों और पूरे गुंबदों वाली भारत की पहली मस्जिद। ठीक है, पूरे गुंबद वाली, पूरे गुंबद बने थे इसमें, ये ध्यान देंगे। दिल्ली जो एक शहर था आलम में इंतखाब। 1739 तक दिल्ली नादिर शाह के हाथों तबाही और लूट खसोट का सामना कर चुकी थी। अब यहाँ से आपका एक क्वेश्चन आ गया कि नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण कब हुआ था। नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण कब हुआ था, तो कब हुआ था, तो ये 1739 में हुआ था, 1739। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन मैं ले नहीं पाई हूँ आज के पीडीएफ में, हालांकि ज़्यादा क्वेश्चन था नहीं, इसलिए जो चीज़ आपको बताई जा रही है वही ध्यान देंगे। ये PYQ है। ठीक है, स्टेट पीसीएस में पूछा गया है, ये इतना ध्यान रखेंगे। हालांकि एग्ज़ाम का नाम मुझे नहीं पता है कि किस में पूछा गया है, हालांकि मैंने ये देखा कि हाँ ये पूछा गया है ज़रूर। ठीक है, यूपीएससी में है या बीपीएससी में है, इतना मुझे पता है कि स्टेट पीसीएस में ही पूछा गया ये, लेकिन अभी क्लियर नहीं हो पा रहा मुझसे कि ये यूपीएससी में पूछा यूपी पीसीएस में पूछा है कि बीपीएससी में पूछा है। इन्हीं दोनों एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, शहर के पतन पर दुख भरे लहजे में 18वीं सदी के उर्दू शायर मीर तकी मीर कहते हैं कि दिल्ली जो एक शहर था आलम में इंतखाब, हम रहने वाले हैं उसी उजड़े दयार के, मैं उसी उजड़ी हुई दिल्ली का रहने वाला हूँ जो एक ज़माने में दुनिया का सबसे भव्य शहर थी। इसका मतलब ये होता है, तो हमको ये सब चीज़ देखनी नहीं है, बस जो काम का था वो हमने निकाल लिया कि नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण कब हुआ था, तो वो 1739 में हुआ था। बस आपको इतना ही लिखना है और यहीं से ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब है नई दिल्ली का निर्माण। 1803 में अंग्रेज़ों ने मराठों को हराकर दिल्ली पर नियंत्रण हासिल कर लिया। क्योंकि ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता थी, इसीलिए मुगल बादशाह को लाल किले के महल में रहने की छूट मिली हुई थी। आज हमारे सामने जो आधुनिक शहर दिखाई देता है यह 1911 में तब बनना शुरू हुआ जब दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बन गई। इसका मतलब कुछ नहीं है, इस पैराग्राफ में सिर्फ इतना ही कह रहा है कि मुगल बादशाह को लाल किले में रहने की अनुमति तब तक ही मिली थी जब दिल्ली राजधानी नगर नहीं था। ठीक है, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। बाकी यहाँ से एक क्वेश्चन बना हुआ है प्रीवियस ईयर में कि दिल्ली, या आप सभी को भी पता होगा, दिल्ली ब्रिटिश भारत का
ब्रिटिश भारत का, ये PYQ है, ठीक है, ध्यान देंगे। राजधानी कब बना? तो कब बना था? तो 1911 में। ये ध्यान देंगे, ठीक है, पूछा गया है। क्वेश्चन मैं आज ले नहीं पाई हूँ, बट ये पूछा गया है। फिर है, अब ये तो यहाँ से बन गया है, ठीक है, तो क्या भरोसा कि आगे ये क्वेश्चन आपका बन जाए कि दिल्ली पर अंग्रेजों का नियंत्रण कब स्थापित हुआ? तो कब स्थापित हुआ? तो यहाँ पर देख सकते हैं 1803 में, ठीक है। तो जो आपको नोट डाउन करने हैं केवल यही करने हैं, यही 2 पॉइंट्स यहाँ से, बाकी आप छोड़ सकते हैं। अब यहाँ है एक अतीत का ध्वंस। 1857 से पहले दिल्ली के हालात दूसरे औपनिवेशिक शहरों से काफ़ी अलग थे। मद्रास, बम्बई या कलकत्ता में भारतीयों और अंग्रेज़ों की बस्तियाँ अलग अलग होती थीं। भारतीय लोग काले इलाकों में और अंग्रेज़ लोग सुसज्जित गोरे इलाकों में रहते थे। दिल्ली में ऐसा नहीं था। खास तौर से 19वीं सदी के पूर्वार्ध में दिल्ली के अंग्रेज भी पुराना शहर के भीतर अमीर हिंदुस्तानियों के साथ ही रहा करते थे। वे भी उर्दू, फारसी, संस्कृति व शायरी का मजा लेते थे, ये संस्कृत होगा, ठीक है, और स्थानीय त्योहारों में हिस्सेदारी करते थे। तो ये आप छोड़ सकते हैं, बिल्कुल यहाँ से कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। 1824 में दिल्ली कॉलेज की स्थापना हुई, जिसकी शुरुआत 18वीं सदी में मदरसे के रूप में हुई थी। इस संस्था ने विज्ञान और मानव शास्त्र के क्षेत्र में एक नए युग का सूत्रपात कर दिया। यहाँ मुख्य रूप से उर्दू भाषा में काम होता था। बहुत सारे लोग 1830 से 1857 की अवधि को दिल्ली पुनर्जागरण का काल बताते हैं। तो यहाँ पर जो आपको ध्यान देने वाली चीज़ है, एक तो ये ध्यान देना है कि दिल्ली कॉलेज की स्थापना कब हुई थी, ठीक है, और पुनर्जागरण का काल किसे कहते हैं। बस ये 2 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, बाकी आप बीच की चीज़ें स्किप कर सकते हैं। यहाँ पर दिल्ली कॉलेज की स्थापना, जो नोट्स आप बनाएंगे, दिल्ली कॉलेज की, क्वेश्चन भी बन सकता है आपका, स्थापना कब हुआ था? तो ये हुआ था 1824 में। और इसके नीचे डाल दिया दूसरा पॉइंट्स कि पुनर्जागरण काल, हालांकि ये पूछेगा नहीं, बस थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा। तो 1830 से लेकर के 1857 की अवधि, बस, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 2 शब्द दिया हुआ है। एक तो दिया है आपका गुलफरोसान। गुलफरोसान का मतलब होता है फूलों का त्यौहार, ये ध्यान रखेंगे, पीटी का फैक्ट है। और पुनर्जागरण, इसका शाब्दिक अर्थ होता है कि कला और ज्ञान का पुनर्जन्म। यह शब्द ऐसे दौर के लिए इस्तेमाल होता है जब बहुत बड़े पैमाने पर रचनात्मक गतिविधियाँ होती हैं। तो ये ध्यान रखेंगे कि पुनर्जागरण का परिभाषा क्या है, ठीक है, इसको आप नोट कर लेंगे, ठीक है, ये नोट करना जरूरी है। 1857 के बाद यह सब कुछ बदल गया। मतलब ये कह रहा है यहाँ पर देखिए कि 1857 से पहले कैसा था, तभी हमने देख लिया यहाँ पर कैसा था। अंग्रेज सब इंटरेस्टेड थे इन सब चीज़ों में, उर्दू, फारसी, इन सब का मज़ा लेते थे, स्थानीय त्योहारों में हिस्सेदारी करते थे। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, 1857 के बाद क्या हुआ उसको देखते हैं। 1857 के बाद यह सब कुछ बदल गया। उस साल हुए विद्रोह के दौरान विद्रोहियों ने बहादुर शाह जफर को विद्रोही का नेतृत्व संभालने के लिए मजबूर कर दिया। 4 महीने तक दिल्ली विद्रोहियों के नियंत्रण में रही। तो यहाँ पर हालांकि उसमें भी हमने देख लिया था PYQ में, वो जो हमने पिछला वाला चैप्टर पढ़ा था
1857 की क्रांति का। तो उसमें हमने काफ़ी अच्छे तरीके से देख लिया था, लेकिन थोड़ा सा एक बार यहाँ पर ध्यान देंगे कि 1857 ये पूछा गया है क्वेश्चन। 1857 के विद्रोहियों ने किसे, हालांकि ये क्वेश्चन उसमें बताया गया है बट यहाँ पर एक बार और सुन लीजिए, किसे अपना नेता चुना। तो किसे चुना था, यहाँ पर देख सकते हैं आप, बहादुर शाह जफर को, बहादुर शाह जफर को। ठीक है, यहाँ पर आप छोड़ सकते हैं कि कितने दिन ये अंग्रेजों के विद्रोहियों के नियंत्रण में रहा, कितने दिन क्या हुआ, ये सब छोड़ सकते हैं आप। ब्रिटिश टू ये इसके बारे में बताया गया, चित्रकारी के बारे में बताया गया है। जब अंग्रेजों ने शहर पर दोबारा नियंत्रण हासिल किया तो वे बदले और लूटपाट की मुहिम पर निकल पड़े। प्रसिद्ध शायर गालिब उदास मन से इन घटनाओं को देख रहे थे। 1857 में दिल्ली की तबाही को उन्होंने इन शब्दों में व्यक्त किया। जब गुस्साए शेर शहर में दाखिल हुए तो उन्होंने बेसहारों को मारा, घर जला डाले। ना जाने कितने औरतें, मर्द और आम खास 3 दरवाजों से दिल्ली से भाग खड़े हुए। कितने औरत और मर्द आम और खास 3 दरवाजे से दिल्ली से भाग खड़े हुए और उन्होंने छोटे छोटे समुदाय तथा शहर के बाहर मकबरों में पनाह ली। अगली बगावतों को रोकने के लिए अंग्रेज़ों ने बहादुर शाह जफर को देश से निकाल दिया। अंग्रेज़ों ने उन्हें वर्मा अब म्यांमार भेज दिया। उनका दरबार बंद कर दिया, कई महल गिरा दिए, बागों को बंद कर दिया और उनकी जगह अपने सैनिकों के लिए बैरकें बना दी। तो अब यहाँ फिर वही चीज़ है ना। यहाँ पर देखिए कि किसके द्वारा किया गया था, तो शायर थे ये गालिब। गुस्साए शेर यानी अंग्रेजों को बोल रहा है ये। शहर में दाखिल हुए तो उन्होंने बेसहारों को मारा, घर जला डाला। ये सारी चीज़ें गालिब की द्वारा बोली गई थी, गालिब ने बोला था। ठीक है, तो ये सेंटेंस ध्यान रखेंगे, यूपीएससी पूछ लेता है। ठीक है, और एक चीज़ और, यहाँ से एक क्वेश्चन आपका और बन सकता है। जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो ये पूरा आपका क्वेश्चन फॉर्म में दे देगा ऊपर, और नीचे लिख देगा कि निम्नलिखित में से किसके बारे में यह कहा गया है। ठीक है, तो वहाँ पर आपको कह देगा कि भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में कहा गया है। भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में कहा गया है। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, इतना किसके बारे में, यहाँ तो हो ही गया। पहला दे देगा आपका ए भारत छोड़ो आंदोलन, बी दे देगा आपका मुंडा विद्रोह। ठीक है, तीसरा दे देगा आपका फराजी आंदोलन के दौरान, और चौथा आपका दे देगा आपका 1857 का विद्रोह। 57 का विद्रोह। और यहाँ पर देख सकते हैं ऐसे ऐसे ऑप्शन को डालेगा कि लगेगा हाँ ये चारों ही सही हैं। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये 1857 का विद्रोह ही था, इसी के बारे में गालिब के द्वारा कहा जा रहा है। ठीक है, बाकी यहाँ से आप छोड़ सकते हैं, ये कोटेशन यहाँ पर इम्पोर्टेंट था। ठीक है, और क्वेश्चन सिर्फ 2 ही तरीके से बनेगा। 2 ही क्वेश्चन, बताइए आप इसमें से क्या और बदलेगा, कुछ नहीं बदलेगा। 2 ही क्वेश्चन तो बनेगा इसमें से, या तो ये पूरा दे करके ऊपर लिख देगा कि किससे संबंधित है, किसके बारे में कहा गया है, और या तो फिर पूरा लिख करके दे देगा कि किसका कथन है, यानी किसने कहा था। बस ये 2 ही क्वेश्चन आपके बनेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं, कभी इस नाम का भी एक शहर हुआ है। अब देखते हैं क्या किसके बारे में बोला। दिल्ली में आ रहे बदलावों पर गालिब गहरे तौर पर दुखी थे। उन्होंने दिल्ली के अतीत पर लिखा है, क्या लिखूं, दिल्ली की जिंदगी तो किले, चांदनी चौक, यमुना के पुल पर जमने वाले चौकड़ियों और सालाना गुल फरोसान से धड़कती है। तो अभी हमने देख लिया, यहाँ पर गुल फरोसान का मतलब होता है फूलों का त्यौहार।
ठीक है, जब ये सारी चीज़ें ही यहाँ नहीं हैं तो दिल्ली जिंदा कैसे रह सकती। छोड़ दीजिए, कुछ भी नहीं है। जो ये इंपॉर्टेंट एक शब्दावली थी उसको हमने ऊपर देख लिया, बाकी आप यहाँ से छोड़ सकते हैं। सीधा आते हैं अगले पैराग्राफ पे। अंग्रेज दिल्ली के मुगल अतीत को पूरी तरह भुला देना चाहते थे। किले के इर्द गिर्द का सारा इलाका साफ कर दिया गया। वहाँ के बाग, मैदान और मस्जिद नष्ट कर दिए गए। उन्होंने मंदिरों को नहीं तोड़ा। अंग्रेज आसपास के इलाकों को सुरक्षित करना चाहते थे। खास तौर से मस्जिदों को या तो नष्ट कर दिया गया या उन्हें अन्य कामों के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। मिसाल के तौर पर जीनत अल मस्जिद को एक बेकरी में तब्दील कर दिया गया। जामा मस्जिद में 5 साल तक किसी को नमाज की इजाज़त नहीं मिली। शहर का 1/3 हिस्सा ढहा दिया गया। नहरों को पाट कर समतल कर दिया गया। तो छोड़ सकते हैं, कुछ भी नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं जामा मस्जिद में देखने पर फेलिस बेइतो द्वारा लिया गया फोटो। मस्जिद की चारों तरफ ये भी छोड़ सकते हैं, कुछ भी नहीं है। यहाँ है कि रेलवे की स्थापना करने और शहर को 4 दीवारी के बाहर फैलाने के लिए 1870 के दशक में शाहजहानाबाद की पश्चिमी दीवारों को तोड़ दिया गया। अब अंग्रेज उत्तर की तरह विकसित हुए विशाल सिविल लाइंस इलाके में रहने लगे। अब वे पुराने शहर में भारतीयों के साथ नहीं रहते थे। दिल्ली कॉलेज को एक स्कूल बना दिया गया और 1870 में उसे बंद कर दिया गया। तो ये भी छोड़ दीजिए, यहाँ से भी आपका कुछ भी नहीं है। ये भी छोड़िए, ये भी छोड़ दीजिए। अब है एक नई राजधानी की योजना। अंग्रेजों को दिल्ली के सांकेतिक महत्व का अच्छी तरह पता था, लिहाजा 1857 की बगावत के बाद उन्होंने यहाँ बहुत सारे शानदार आयोजन किए। 1877 में वायसराय लिटन ने रानी विक्टोरिया को भारत की मलिका घोषित करने के लिए एक दरबार का आयोजन किया। वैसे तो ब्रिटिश भारत की राजधानी अभी भी कलकत्ता ही थी, लेकिन इस विशाल दरबार का आयोजन दिल्ली में किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया। तो 1877 में, यहाँ देख सकते हैं 1877 दिया हुआ भी है। फिर आगे है कि वैसे तो ब्रिटिश भारत की राजधानी अभी भी कलकत्ता ही थी, लेकिन इस विशाल दरबार का आयोजन दिल्ली में किया गया। इसकी क्या वजह रही होगी? विद्रोह के दौरान अंग्रेज़ों ने यह समझ लिया था कि लोगों की नज़र में मुग़ल बादशाह का महत्व अभी भी बना हुआ है और वे उन्हें ही अपना मुखिया मानते हैं। लिहाजा ब्रिटिश सत्ता का मुग़ल बादशाहों और 1857 के बागियों के मुख्य केंद्र में पूरी तड़क भड़क के साथ प्रदर्शन किया गया। 1911 में जब जॉर्ज पंचम को इंग्लैंड का राजा बनाया गया तो इस मौके पर दिल्ली में एक और दरबार का आयोजन हुआ। कलकत्ता की बजाय दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने के फैसले का भी इसी दरबार में ऐलान किया गया। तत्कालीन शहर के दक्षिण में रायसीना पहाड़ी पर 10 वर्ग मील के इलाके में नई दिल्ली का निर्माण किया गया। एडवर्ड लटियंस और हर्बर्ट बेकर नामक 2 वास्तुकारों को नई दिल्ली और उसकी इमारतों का डिज़ाइन तैयार करने का जिम्मा सौंपा गया। तो यहाँ से जो हमको देखना है, एक तो हमने ये देख ही लिया, ठीक है, इसका तो क्वेश्चन हमको यहाँ मिल ही गया। बाकी ये छोड़ सकते हैं आप, ये भी छोड़ सकते हैं आप। बस यहाँ से आप ध्यान रखेंगे कि ये जो एडवर्ड लटियंस और हर्बर्ट बेकर का संबंध किससे था? बेकर का संबंध, ठीक है। तो ध्यान रखें यहाँ पर ब्रिटिश वास्तुकार थे। और दूसरा लिख देंगे यहीं पर नई दिल्ली के इमारतों का डिज़ाइन
तैयार किया। ठीक है, बस इतना ही आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ये छोड़ देंगे राचेना पहाड़ी पर क्या है क्या नहीं है। ठीक है, अब आगे आते हैं। परिसर में 2 मील का चौड़ा रास्ता, वायसराय के महल तक जाने वाला किंग्सवे और उसके दोनों तरफ सचिवालय की इमारतें बनाई गईं। इन सरकारी इमारतों की बनावट में भारत के शाही इतिहास के अलग अलग दौर की झलक दिखाई देती थी। फिर भी इसका रूप मोटे तौर पर क्लासिकी यूनान का दिखाई देता था। उदाहरण के लिए वायसराय पैलेस का केंद्रीय गुंबद सांची में बने बौद्ध स्तूप की बनावट पर आधारित था। तो छोड़ सकते हैं आप, कुछ भी नहीं है। लाल भुरभुरे पत्थर और नक्काशीदार जालियों की प्रेरणा मुगल वास्तुशिल्प में से ली गई थी, लेकिन नई इमारतों में ब्रिटिश प्रभुत्व की झलक भी जरूरी थी। इसीलिए वास्तुकारों ने इस बात का ख्याल रखा कि वायसराय का महल शाहजहां की जामा मस्जिद से भी ऊंचा हो। तो ये भी कुछ नहीं है, छोड़ सकते हैं। यह काम कैसे किया जा सकता था? नई दिल्ली के निर्माण में लगभग 20 साल लगे। इरादा एक ऐसा शहर बनाने का था जो शाहजहानाबाद के मुकाबले बिल्कुल अलग हो। इसका मतलब कि भव्य हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि जामा मस्जिद से भी ऊंचा बनाना चाहते थे ये। उसमें भीड़ भरे मोहल्ले और संकरी गलियों के लिए कोई जगह नहीं थी। नई दिल्ली में चौड़ी सीधी सड़कों और विशाल परिसरों के बीच बड़ी बड़ी इमारतों की कल्पना की गई थी। पुरानी दिल्ली में अफरा तफरी दिखाई देती थी। नया शहर स्वच्छ और स्वस्थ दिखाई पड़ता था। अंग्रेजों को भीड़ भरे इलाके गंदे और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बीमारियों का स्रोत दिखाई देते थे। ठीक है, तो इस पैराग्राफ में आपका कुछ भी नहीं है, बस एक कहानी की तरह आप इसको पढ़ लेंगे। इसीलिए नई दिल्ली के बेहतर जलापूर्ति, गंदगी के निकास और नालियों की पूरी व्यवस्था तैयार की गई। उसे ज़्यादा हरा भरा बनाया गया। वहाँ पेड़ और बड़े बड़े पार्क बनाए गए ताकि लगातार ताज़ी हवा और ऑक्सीजन मिलती रहे। नई दिल्ली का कल्पना। दिल्ली को राजधानी के रूप में चुनने के पीछे वायसराय हार्डिंग ने यह वजह बताई थी। यह बदलाव भारत के लोगों की कल्पना के अनुरूप होगा और सभी लोग भारत में ब्रिटिश शासन को बनाए रखने के अदम्य संकल्प के रूप में इसकी सराहना करेंगे। वास्तुकार हर्बर्ट बेकर की राय में नई राजधानी अच्छे शासन और एकजुटता का पाषाण प्रतीक होनी चाहिए, जो ब्रिटिश शासन के तहत भारत के इतिहास में एक नई बात है। भारत में ब्रिटिश शासन केवल शासन और संस्कृति की एक परत भर नहीं है, यह एक पनपती हुई नई सभ्यता है। इसमें पूर्व और पश्चिम के श्रेष्ठ तत्वों का मिश्रण है। ठीक है, तो ये सब छोड़ सकते हैं आप, लेकिन यहाँ से आप देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन को उठा दिया है। ये देखिए, जो क्वेश्चन मुझे याद थे कि कहाँ कहाँ पर ये है, तो वो मैंने ले लिया है। बाकी जो मुझसे छूट गए हैं वो एक बार वीडियो ला करके लास्ट में सारे बता दिए जाएंगे। ठीक है, आपको परेशान नहीं होना है। यहाँ पर देखिए, जैसे ऐसी चीज़ें होती हैं ना तो बच्चे स्किप कर देते हैं ऐसी चीज़ों को, लेकिन ऐसी चीज़ों से भी हमारे क्वेश्चन बन जाते हैं, इसलिए लाइन बाय लाइन पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे यहाँ पर देखिए, कह रहा है कि ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके काल में क्रियान्वित हुआ? लॉर्ड मिंटो, बी लॉर्ड हार्डिंग, सी लॉर्ड चेम्सफोर्ड, डी लॉर्ड रीडिंग। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिल्ली को राजधानी के रूप में चुनने के पीछे वायसराय हार्डिंग ने यह योजना बताई। तो हार्डिंग था उस टाइम पे और इसी ने चुना दिल्ली को राजधानी के रूप में। तो यहाँ पर देखिए लॉर्ड हार्डिंग। अगर ये चीज़ें आपको ध्यान है ना तो आप इस क्वेश्चन को आराम से कर ले जाएंगे। आगे देखते हैं, ये सब छोड़ सकते हैं। विभाजन के समय जीवन। 1947 में भारत के विभाजन से नई सीमा के दोनों तरफ आबादी बड़ी तादाद में विस्थापित हुई। इसका नतीजा ये हुआ कि दिल्ली की आबादी बढ़ गई, रोजगार बदल गए और शहर की संस्कृति बिल्कुल भिन्न हो गई। स्वतंत्रता और विभाजन के कुछ ही दिनों बाद भीषण दंगे शुरू हो गए। दिल्ली में हजारों लोग मारे गए और उनके घर बार लूटकर जला दिए गए। दिल्ली से पाकिस्तान जाने वाले मुसलमानों की जगह पाकिस्तान से आए सिख और हिंदू शरणार्थियों ने ले ली। शाहजहानाबाद में लावारिस मकानों पर कब्जे के लिए शरणार्थियों के झुंड घूमने लगे।
कई बार उन्होंने मुसलमानों को भाग जाने और संपत्ति बेचने के लिए मजबूर भी किया। दिल्ली के 2/3 मुसलमान पलायन कर गए थे, जिससे लगभग 44,000 मकान खाली हो गए। ठीक है, बहुत सारे मुसलमान पाकिस्तान जाने के इंतजार में काम चलाऊ शिविरों में रहने लगे। तो ये भी आप छोड़ सकते हैं, कुछ भी नहीं है। उस समय दिल्ली शरणार्थियों का शहर बन गई थी। दिल्ली की आबादी में लगभग 5 लाख की वृद्धि हो गई, जबकि 1951 में यहाँ की आबादी 8 लाख से कुछ ही ज़्यादा थी। ज़्यादातर लोग पंजाब से आए थे। वे शिविरों, स्कूलों, फौजी बैरकों और बाग बगीचों में आकर रहने लगे। उनमें से कुछ को खाली पड़े मकानों पर कब्जे का मौका मिल गया। बहुत सारे लोग शरणार्थी बस्तियों में रहने लगे। लाजपत नगर और तिलक नगर जैसी बस्तियां इसी समय बसी थीं। दिल्ली में आने वालों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए दुकान और स्टॉल खुल गए। कई नए स्कूल और कॉलेज भी खोल दिए गए। तो ये भी आप छोड़ सकते हैं, कुछ भी नहीं है। जो लोग यहाँ से गए थे उनकी जगह आए शरणार्थियों की निपुणता और काम धंधे बिल्कुल अलग थे। पाकिस्तान जाने वाले बहुत सारे मुसलमान कारीगर, छोटे मोटे व्यापारी और मजदूर थे। दिल्ली आए नए लोग ग्रामीण भूस्वामी, वकील, शिक्षक, व्यापारी और छोटे दुकानदार थे। विभाजन ने उनकी ज़िंदगी और उनके व्यवसाय बदल दिए थे। फेरी वालों, पटरी वालों, बढ़ई और लुहारों के तौर पर उन्होंने नए रोजगार अपनाए। इनमें से बहुत सारे नए व्यवसाय में काफ़ी सफल भी रहे। तो ये भी आप छोड़ सकते हैं, कुछ भी नहीं है। पंजाब से आई विशाल टोलियों ने दिल्ली का और कला के हर क्षेत्र में दिल्ली का सामाजिक परिवेश में पूरी तरह बदल दिया। फिर से मैं पढ़ देती हूँ इसको। पंजाब से आई विशाल टोलियों ने दिल्ली का सामाजिक परिवेश पूरी तरह बदल दिया। भोजन, पहनावे और कला के हर क्षेत्र में मुख्य रूप से उर्दू पर आधारित शहरी संस्कृति नई रुचियों और संवेदनशीलता के नीचे दब गई। तो ये भी हमारा यहाँ से कुछ भी नहीं निकल रहा है। ठीक है, अब देखते हैं पुराने शहर के भीतर। इस बीच पुराने शहर यानी शाहजहानाबाद का क्या हुआ? अतीत में मुगलों के ज़माने की प्रसिद्ध नहरों से घरों में न केवल पीने का ताज़ा पानी आता था, बल्कि दूसरी घरेलू ज़रूरतों के लिए भी पानी मिल जाता था। 19वीं सदी में जलापूर्ति और निकासी की इस बेहतरीन व्यवस्था को नज़रअंदाज किया जाने लगा। कुओं जैसे कि बावड़ी की व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई। बावड़ी का मतलब होता है कुआं। अगर आप लोगों ने एक मूवी नहीं देखी है, वेल डन अब्बा, ठीक है, वेल डन अब्बा, तो मूवी देख लेना आप लोग। मतलब बहुत बढ़िया मूवी है। उसमें आरटीआई के बारे में बताया गया कि आरटीआई में क्या क्या होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे लगाई जाती हैं। ठीक है, और उसमें आपको भ्रष्टाचार भी दिखाएगा कि किस तरीके से भ्रष्टाचार होता है आरटीआई में। तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देख लेंगे। वो बावड़ी से संबंधित अपनी जानकारी मांगती है। ठीक है, तो ये बावड़ी है, वो कुआं से है। बहुत ही बेहतरीन मूवी है। ठीक है, बोमन ईरानी की मूवी है, बहुत ही अच्छी है। तो एक बार आप लोग टाइम निकाल कर थोड़ा सा इस मूवी को ज़रूर देखिएगा, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। घरेलू कचरे की निकासी करने वाली धाराएं भी क्षतिग्रस्त थी। यह एक ऐसे समय की बात है जब शहर की आबादी लगातार बढ़ रही थी। तो ये भी कुछ भी नहीं है, बस बावड़ी का मतलब होता है कुआं, ये ध्यान रखेंगे। और एक बार ये मूवी आप देख लेंगे थोड़ा सा, खाना खाते खाते, ठीक है, सोते हुए, कुछ भी मतलब ऐसे करके थोड़ा थोड़ा करके देख लेंगे आप। टूटी फूटी नहरें इस तेज़ी से बढ़ती आबादी की ज़रूरत को पूरा नहीं कर सकती थी। 19वीं सदी के आखिर में शाहजहानी नालियों को बंद कर दिया गया और खुली नालियों की नई व्यवस्था विकसित की गई। जल्दी ही यह प्रणाली भी बोझ से चरमराने लगी। बहुत सारे अमीर लोगों को सड़क किनारे बहती नालियों और उफनते खुले नालों की बदबू परेशान करती थी। दिल्ली म्यूनिसिपल कमेटी एक अच्छी निकासी व्यवस्था पर पैसा खर्च करने को तैयार नहीं थी। तो ये भी हटा देंगे आप, कुछ भी नहीं है। तथापि उसी समय नई दिल्ली के इलाकों पर निकासी व्यवस्था पर लाखों रुपए खर्च किए गए। ये भी कुछ भी नहीं है। अब देखते हैं हवेलियों का पतन। 17वीं और 18वीं शताब्दियों में मुगल कुलीन वर्ग भव्य हवेलियों में रहता था। ठीक है, 19वीं सदी के मध्य का नक्शा देखने पर
ऐसी कम से कम 100 हवेलियां दिखाई देती हैं। ये 4 दीवारी से घिरी दालान और झरनों वाली भव्य इमारतें थीं। तो ये भी आप हटा सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं दिल्ली में निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह के पास बनी एक प्रसिद्ध बावड़ी। तो बस यहाँ से आपको ध्यान ये रखना है कि निज़ामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ है, तो वो दिल्ली में है। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है, बाकी ये जो दिखाई गई है बावड़ी वावड़ी से हमको ये मतलब नहीं है। 19वीं सदी के आखिर में दिल्ली का चांदनी चौक, ये भी छोड़ सकते हैं, कुछ भी नहीं है। ठीक है, बस यहाँ पर थोड़ा सा लिख देंगे नोट, जब आप नोट्स बनाएंगे तो निज़ामुद्दीन औलिया, निज़ामुद्दीन औलिया का दरगाह, ये कहाँ है, ये दिल्ली में है। बस इतना ही आपको यहाँ से लिखना है। आगे देखते हैं। एक हवेली में बहुत सारे परिवार थे। खूबसूरत फाटक से भीतर जाने पर हवेली के अंदर आप एक खुले अहाते में पहुंच जाते थे। इसके चारों तरफ मेहमानों और कारोबारियों के लिए सार्वजनिक कमरे बने होते थे, जिनका सिर्फ पुरुष इस्तेमाल करते थे। भीतरी दालान और कमरे परिवार की औरतों के लिए होते थे। हवेली के कमरों का कई कामों के लिए इस्तेमाल होता था। उनमें फर्नीचर बहुत कम होता था। तो ये भी छोड़ सकते हैं आप। यहाँ तक कि 19वीं शताब्दी के मध्य तक भी कमर अल दीन खान की हवेली में कई इमारतें थीं। उनमें गाड़ीवानों, तंबू लगाने वालों, मसालची, खातेदारों, क्लर्कों, घरेलू लोगों के रहने का छोड़ सकते हैं। ये भी कुछ नहीं है, इसको भी छोड़ सकते हैं। बहुत सारे मुगल अमीर ब्रिटिश शासन के समय इन विशालकाय इमारतों को संभालने की हालात में नहीं थे। फलस्वरूप हवेलियां बंटने लगी, उनके हिस्सों को बेचा जाने लगा। हवेलियों के जो हिस्से सड़क पर खुलते थे वहां दुकानें या गोदाम बन गए। कुछ हवेलियां नए उभरते व्यवसायी वर्ग के नियंत्रण में चली गईं। बहुत सारे उपयोग में न होने के कारण बेकार हो गई। ये भी छोड़ सकते, कुछ भी नहीं है। औपनिवेशिक बंगले इन हवेलियों से बिल्कुल अलग थे। ये बंगले एकल परिवारों के लिए बनाए गए थे, इसीलिए उनमें एक मंजिल की ढलवा छत वाली इमारत होती थी। ये बंगले आमतौर पर 1 या 2 एकड़ के खुले स्थान पर बने होते थे। इनमें रहने, खाने, सोने के कमरे भी अलग थे। अगले हिस्से में एक लंबा बरामदा होता था। कई बंगलों में 3 तरफ बरामदा बनाया जाता था। रसोई घर, अस्तबल और नौकरों के क्वार्टर्स मुख्य मकान से अलग बनाए जाते थे। घर की देखभाल के लिए दर्जनों नौकर होते थे। परिवार की औरतें अक्सर दर्जियों या अन्य कारीगरों पर नज़र रखने के लिए बरामदे में बैठती थीं। तो ये भी कुछ नहीं है, छोड़ सकते हैं हम। अब है नगर पालिका योजना बनाती है। 1931 की जनगणना से पता चला कि पुराने शहर के इलाके में भयानक भीड़ है। यहाँ प्रति एकड़ 90 लोग रहते थे, जबकि नई दिल्ली में प्रति एकड़ केवल 3 लोग का औसत था। तो छोड़ सकते हैं आप। पुराने शहर के बिगड़ते हालात के बावजूद उनका फैलना जारी रहा। पुराने शहर के निवासियों के लिए रॉबर्ट क्लार्क ने 1888 में लाहौर गेट सुधार योजना के नाम से एक विस्तार योजना तैयार किया। तो ध्यान देंगे, बस यहाँ पर बस आपको नोट डाउन ये करना है कि लाहौर गेट सुधार योजना कब लाया गया? तो कब लाया गया? 1888 में। किसके द्वारा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रॉबर्ट क्लार्क के द्वारा लाया गया था। ठीक है, तो बस ये 2 ही चीज़ आप लिखेंगे, बाकी आप छोड़ सकते हैं। इसके पीछे सोच ये थी कि यहाँ के निवासियों को पुराने शहर से अलग एक नए तरह के चौराहा बाजार की तरह ढकेला जाए। इस चौराहे पर चारों तरफ दुकानों की कल्पना की गई थी। इस पुनर्विकास में सड़कों के लिए जाल वाली संरचना तय की गई। सभी सड़कों की चौड़ाई, आकार और स्वरूप
एक जैसा होना था, तो छोड़ सकते हैं, कुछ भी नहीं है, जो हमारे लिए था वो हमने निकाल लिया, इंपॉर्टेंट था जो एग्जाम के लिए। ठीक है। मोहल्लों के निर्माण के लिए जमीन को एक जैसे टुकड़ों में बांट दिया गया था। इस नए स्थान को क्लार्कगंज नाम दिया गया। यह कभी पूरा नहीं हो पाया और उसने पुराने शहर को भीड़ से आज़ाद कराने में कोई मदद नहीं की। यहाँ तक कि 1912 में भी इस नए स्थानों पर जलापूर्ति और निकासी की व्यवस्था बहुत खराब थी, तो छोड़ सकते हैं। आगे है कि दिल्ली सुधार ट्रस्ट का गठन 1936 में किया गया। इस योजना के तहत संपन्न लोगों के दरियागंज दक्षिण इलाके बनाए गए। यहाँ पार्कों के इर्द गिर्द रिहायशी मकान बने। मकानों के भीतर निजता की नई सोच के हिसाब से जगह बटी हुई थी। अब बहुत सारे परिवार या समूह साझा जगह पर नहीं रहते थे, बल्कि मकान के भीतर एक ही परिवार के विभिन्न सदस्यों के लिए अलग अलग जगह होने लगी, जैसे कि आज के डेट में है। तो ये भी आप छोड़ सकते हैं। बस यहाँ से आपको ये ध्यान रखना है कि दिल्ली सुधार ट्रस्ट का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1936 में। ठीक है। अब फिर से वही चीज़, यहाँ पर दो स्टेटमेंट मिल रहे हैं। पहला स्टेटमेंट आपका बना देगा, जैसे कि यहाँ पर हमने देखा, ये देखिए, लाहौर गेट सुधार। तो लाहौर गेट सुधार यहाँ पर देखिए दिया है, लाहौर गेट सुधार योजना 1888 है ना, तो यहाँ पर चेंज कर देगा, यहाँ पर कर देगा 1936 में लाया गया। ठीक है। ये बना देगा आपका पहला, और दूसरा बना देगा दिल्ली सुधार। यहाँ पर देखिए दोनों मिल रहा है, इसका दो स्टेटमेंट यहाँ पर मिल रहे हैं। दिल्ली सुधार ट्रस्ट का गठन यहाँ पर कर देगा 1888 में किया गया। ठीक है। और कर देगा असत्य कथन चुनिए। ए बना देगा केवल एक, बी बना देगा केवल दो, सी बना देगा दोनों, और डी बना देगा कोई नहीं, यानी दोनों सत्य हैं, कोई नहीं। तो अब देख सकते हैं, यहाँ ये जो था यहाँ ला दिया है, और ये जो था ये यहाँ कर दिया है, और ऐसे ही स्टेटमेंट आपके बनते हैं। तो ध्यान देंगे, दोनों ही असत्य हैं। ठीक है। और अगर थोड़ा सा यही बदलेगा, इसको थोड़ा सा अगर बदल ले कि सत्य कथन पहचानिए, सत्य, तो आपका क्या होगा? कोई नहीं। आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि दोनों ही गलत है, कोई नहीं सत्य है। तो इस तरीके से आप दोनों तरीके से क्वेश्चन को बना करके आप अपना प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है। अब आगे देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका में हर्बर्ट बेकर, ये छोड़ दीजिए। 1890 के दशक की शुरुआत में हर्बर्ट बेकर नाम का एक युवा अंग्रेज वास्तुकार काम की तलाश में दक्षिण अफ्रीका पहुंचा। यहीं बेकर की मुलाकात केप टाउन के गवर्नर सेसिल रोड्स से हुई, जिसने बेकर के भीतर ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति प्यार और प्राचीन रोमन व यूनानी वास्तुशिल्प के प्रति प्रशंसा का भाव पैदा कर दिया। 17 में ये दिखाया गया है। ठीक है, छोड़ सकते, कुछ भी नहीं है, एक बार पढ़ लेते हैं, क्या पता मिल जाए। अफ्रीका स्थित प्रिटोरिया शहर की यूनियन बिल्डिंग दिखाई दे रही है, जिसकी रूपरेखा बेकर ने तैयार की। इसमें प्राचीन प्रतिष्ठित वास्तु शिल्प के तत्वों का इस्तेमाल किया गया था, जिनका बेकर ने नई दिल्ली स्थित सचिवालय भवन की योजना में भी इस्तेमाल किया। यूनियन बिल्डिंग भी नई दिल्ली स्थित सचिवालय भवन की तरह एक पहाड़ी पर स्थित थी। क्या आपने ध्यान दिया कि सत्ता में बैठे लोग नीचे से ऊपर की ओर देखने की बजाय ऊपर से नीचे की तरफ देखना पसंद करते हैं?
यूनियन बिल्डिंग और सचिवालय भवन दोनों को शाही दफ्तरों के लिए बनाया गया था। तो छोड़ सकते हैं, कुछ भी यहाँ से इम्पोर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा सा ये ध्यान रखेंगे कि प्रिटोरिया शहर कहाँ है, तो यह दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। ठीक है, नोट डाउन कर लेंगे। प्रिटोरिया, प्रिटोरिया शहर ये कहाँ है, तो ये है दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, बस इतना ही आप यहाँ से ध्यान देंगे। बाकी तो आपको पता ही है कि ये जो बेकर था, ये हर्बर्ट बेकर था, वो क्या था, एक अंग्रेज वास्तुकार था। हमने ऊपर देख ही लिया। ठीक है, अच्छा अब ये सही गलत आप एक बार देख लीजिए, यहीं से हमारी प्रैक्टिस होती है, तो इसको स्किप नहीं करना चाहिए। ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, यहीं से आपकी प्रैक्टिस होती है। तो एक बार इसको देख लेते हैं। ये क्या कह रहा है कि मान लीजिए कि आप 1700 के आसपास शाहजहानाबाद में रहते हैं। इस अध्याय में दिए गए ब्यौरे के आधार पर, छोड़ दीजिए कुछ भी नहीं है, इसको हम देखते हैं। पहला है कि पश्चिमी विश्व में आधुनिक शहर औद्योगिकीकरण के साथ विकसित हुए। तो बिल्कुल सही है, अभी हमने ऊपर ही पढ़ा है। ठीक है, सूरत और मछलीपट्टनम का 19वीं शताब्दी में विकास हुआ। नहीं, मैंने आपको लिख करके भी बताया और काफ़ी क्वेश्चंस भी बना करके बताया। अगर आपने वहाँ पर अच्छे से देखा होगा तो 1 सेकंड के अंदर इसका आंसर आप दे ले जाएंगे। ठीक है, तो ये है आपका 17वीं शताब्दी में हुआ था। ठीक है, तो ये हो गया आपका गलत। 20वीं शताब्दी में भारत की ज़्यादातर आबादी शहरों में रहती थी। ठीक है, गलत है, क्योंकि 20वीं शताब्दी में हम लोगों ने देखा कि केवल 11% जो आबादी थी वो शहरों में रहती थी। 1857 के बाद जामा मस्जिद में 5 साल तक नमाज नहीं हुई। बिल्कुल सही है, अभी हमने देखा था। नई दिल्ली के मुकाबले, और इसको लेकर के गालिब ने काफ़ी कुछ चीज़ें भी कही थी, उसको भी हम लोगों ने काफ़ी अच्छे तरीके से समझा। नई दिल्ली के मुकाबले पुरानी दिल्ली की साफ़ सफाई पर ज़्यादा पैसा खर्च किया गया। गलत है, क्योंकि नई दिल्ली पर तो वो कर रहे थे, वो पुरानी भीड़ भाड़ थी, उनको पसंद नहीं था, तो उस पर भला खर्चा क्यों करेंगे। वो अपना अलग से व्यवस्था कर रहे थे, तो अलग से ही तो पैसा खर्च करेंगे ना, इस पर क्यों करेंगे। तो ये भी काफ़ी हमने अच्छे तरीके से देख लिया, और यही आपका होता है सबसे बढ़िया प्रैक्टिस करने का तरीका। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि यहाँ से भी यूपीएससी क्वेश्चन बना लेता है, लास्ट में जा कर के भी देखेगा और क्वेश्चन को बना देगा। तो इस चीज़ को आप इग्नोर मत किया कीजिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अब आगे देखते हैं रिक्त स्थानों का। सफलतापूर्वक गुंबद का इस्तेमाल करने वाली पहली इमारत, अभी हमने देखा क्या थी, वो थी जामा मस्जिद, जामा मस्जिद। ठीक है, ये थी, और ये कहाँ है, लोकेशन भी हमने बताया आपको, ये दिल्ली में है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। नई दिल्ली और शाहजहानाबाद की रूपरेखा तय करने वाले 2 वास्तुकार, तो अभी हमने देखा कौन कौन थे। एक तो था आपका देख लेते हैं एक बार, नाम थोड़ा सा टेढ़ा है, ठीक है, याद नहीं हो रहा है, हालांकि क्वेश्चन भी हमने बनाया है इसका। अच्छा, ये रहा एडवर्ड लटियंस एवं हर्बर्ट बेकर, ये ब्रिटिश वास्तुकार थे ना ये। ठीक है, नई दिल्ली का और शाहजहानाबाद का इन्होंने इमारतों का डिजाइन तैयार किया था। तो देख लेते हैं इसका, ये देखिए यहाँ पर है ना, तो एक था आपका एडवर्ड लटियंस था, और दूसरा था हर्बर्ट बेकर। ठीक है, अंग्रेज भीड़ भाड़ भरे स्थानों को मानते थे, क्या मानते थे, अभी हमने देखा बहुत अच्छे तरीके से, हालांकि उसमें हमने नोट तो नहीं बनाया है बट हमने देखा है उस चीज़ को। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए क्या मानते थे, गंदे, भीड़ भरे इलाके को गंदे और हानिकारक बीमारियों का स्रोत मानते थे। ये देखिए 2 चीज़ें ना यहाँ पर, गंदे और हानिकारक बीमारियों का स्रोत मानते थे अंग्रेज। ठीक है, भीड़ भरे इलाकों को, ये देखिए क्या मानते थे, गंदे और बीमारियों का स्रोत मानते थे। ठीक है,
ठीक है। अगला है हमारा अब यहाँ पर कि के नाम से 1888 में एक विस्तार योजना, इसका भी हमने अच्छे से क्वेश्चन बना करके देख लिया। ये क्या था? तो लाहौर गेट सुधार, लाहौर गेट सुधार के नाम से 1888 में एक विस्तार योजना तैयार की। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन भी हमने बनाया है, ये देखिए। और दिल्ली सुधार ट्रस्ट का गठन कब किया गया था? तो ये किया गया था 36 में, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं। बाकी छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, इनको आप देख सकते हैं, अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके से हमारा ये जो पार्ट ए था, 8 था, ये 8वीं क्लास का ये पार्ट ए था, पार्ट ए, ये हमारा यहीं ख़त्म हो गया। अब हम पार्ट बी को करेंगे, पार्ट बी, और उसमें देखेंगे 7वें चैप्टर से, ठीक है। तो आज के लिए इसको यहीं समाप्त कर देते हैं और इसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया जाएगा, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। और वीडियो के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो आप नोट डाउन भी करते हुए चलेंगे, इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।